इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है एक बेहद गरीब स्कूल टीचर के बेटे की, जिसने बड़े लेकिन बिल्कुल नपे-तुले जोखिम उठाकर भारत का सबसे ताकतवर कॉर्पोरेट साम्राज्य खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। ये सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की असीमित महत्वाकांक्षाओं, उसके अडिग इरादों और बाजार की चालों को समय से पहले भांप लेने की उसकी उस अद्भुत क्षमता की कहानी है, जिसने पूरे सिस्टम को बदलकर रख दिया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस चौंका देने वाले नंबर पर गौर कीजिए। 2 करोड़ रुपए। आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्रीज हर 1 मिनट में, जी हाँ, हर 60 सेकंड में ठीक इतना ही पैसा कमाती है। जरा सोचिए, जब तक हम और आप अपनी कोई एक छोटी सी बात पूरी करते हैं, तब तक 2 करोड़ की कमाई हो चुकी होती है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे एक बार में हजम करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है ना? और ये उस विशाल साम्राज्य का सिर्फ एक छोटा सा सबूत है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आज की इस अथाह संपत्ति को समझने के लिए हमें 1932 की उस बेहद साधारण शुरुआत को देखना होगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस वक्त धीरूभाई अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ एक छोटे से 2 कमरे के घर में रहते थे। और उनका शुरुआती काम क्या था? यमन की चिलचिलाती धूप में धूल भरी सड़कों के किनारे एक पेट्रोल स्टेशन पर घंटों खड़े रहकर गाड़ियों में तेल भरना। एक तरफ मुट्ठी भर सिक्के और दूसरी तरफ हर मिनट 2 करोड़ कमाने वाला साम्राज्य। इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच का जो सफर है ना, असल में वही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं और डिकोड करते हैं उन सटीक रणनीतियों और मास्टर स्ट्रोक्स को। हम शुरुआत करेंगे क्लर्क से हसलर तक के सफर से, फिर देखेंगे सिंथेटिक धागों पर कब्जा, शेयर बाजार का मसीहा, बेयर कार्टेल का खात्मा, जंग और बीमारी से बचाव और अंत में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सपना। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, क्लर्क से हसलर तक। ये पूरा अद्भुत सफर 1940 के दशक के अंत में शुरू होता है। महज 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने एक अवसर की तलाश में यमन के अदन शहर के लिए एक स्टीमर पकड़ लिया। 2400 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अनजान देश में जाना, ये अपने आप में उनके गजब के आत्मविश्वास को दिखाता है। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो अपनी पहली बड़ी चाल चली, वो उनकी कारोबारी बुद्धि का बेहतरीन सबूत है। उन्होंने नोटिस किया कि यमनी रियाल के सिक्के के अंदर जो चांदी है, उसकी कीमत खुद उस सिक्के की एक्सचेंज वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10 पाउंड में सिक्के खरीदे, उन्हें पिघलाया और उस चांदी को 12 पाउंड में बेच दिया। ये सीधा सीधा 2 पाउंड का आर्बिट्राज मुनाफा था। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि वहां के अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं लग गई। इसे कहते हैं मौके को पहचानना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सिंथेटिक धागों पर कब्जा। 1958 के आते आते वो भारत लौट आए। अदन से जो कुछ भी सीखा था, उसे आजमाने का वक्त आ गया था। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक नया बिजनेस शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिजनेस सिर्फ 350 वर्ग फुट के एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था, जिसमें केवल एक मेज और एक टेलीफोन था। अब उस समय भारत में लाइसेंस राज का दौर था, जहां बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करना लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन धीरूभाई ने सरकार के इन सख्त प्रतिबंधों का एक बहुत ही स्मार्ट लूप होल निकाल लिया। सरकार निर्यातकों को रिप्लेनिशमेंट यानी REP लाइसेंस देती थी, जिनका कई लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे। धीरूभाई ने उन बचे हुए लाइसेंसों को थोड़ा प्रीमियम देकर खरीद लिया। इस शानदार हैक के जरिए उन्होंने भारत में दुर्लभ सिंथेटिक धागों के आयात पर लगभग अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस में जब आप इतने आक्रामक होते हैं तो टकराव होना तय है। धीरूभाई एक बेहद आक्रामक, जोखिम लेने वाले इंसान थे। वो कीमतों में उछाल का पहले से अनुमान लगाकर भारी मात्रा में इन्वेंट्री जमा कर लेते थे। दूसरी तरफ उनके जो पार्टनर थे, चंपकलाल दमानी, वो बहुत ही सतर्क और सेफ खेलने वाले खिलाड़ी थे। 1965 में चंपकलाल बाजार के रिस्क से इस कदर घबरा गए कि उन्होंने इन्वेंट्री बेचने का भारी दबाव बना दिया। इस पॉइंट पर धीरूभाई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जो इतिहास बन गया। उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी और वो सारी इन्वेंट्री किसी और को नहीं, बल्कि अपनी ही नई कंपनी को बेच दी। जब बाद में दाम बढ़े तो उन्होंने छप्पर फाड़कर मुनाफा कमाया और 6 लाख रुपए देकर अपने पुराने पार्टनर का हिस्सा हमेशा के लिए खरीद लिया। लेकिन धीरूभाई सिर्फ दूसरों को धागे सप्लाई करके रुकने वालों में से नहीं थे। वो खुद का प्रोडक्शन चाहते थे।
उन्होंने गुजरात के नरोड़ा में जमीन खरीदी और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। यहीं से जन्म हुआ भारत के आइकॉनिक ब्रांड ओनली विमल का। इसे एक प्रीमियम लेकिन आम जनता के ब्रांड के तौर पर पेश किया गया। इस ब्रांड की धाक जमाने के लिए उन्होंने विज्ञापनों पर हर साल करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसका असर ये हुआ कि ओनली विमल हर घर का नाम बन गया। इसके साथ ही उन्होंने 400 दुकानों का एक वेस्टर्न स्टाइल फ्रेंचाइजी मॉडल खड़ा किया और देखते ही देखते 1979 तक 5000 कर्मचारियों की एक फौज तैयार कर ली। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सेक्शन 3, शेयर बाजार का मसीहा। इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस को फैलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी, बहुत सारा पैसा। उस वक्त शेयर बाजार को सिर्फ कुछ गिने चुने रईसों का खेल माना जाता था। आम आदमी की वहां कोई जगह नहीं थी। लेकिन 1977 में धीरू भाई ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने भारतीय फाइनेंस की दुनिया को हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। उन्होंने मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए रिलायंस का आईपीओ महज 10 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लॉन्च कर दिया। ये सीधा आम जनता पर खेला गया एक बड़ा दांव था और नतीजा, ये आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में शेयर की कीमतें 50 रुपए तक आसमान छूने लगी। रातों रात लाखों आम लोगों ने रिलायंस के साथ अपनी किस्मत बदल ली। लेकिन हर बड़ी कामयाबी की एक कीमत होती है। सेक्शन 4, बेयर कार्टेल का खात्मा। जब आप इतनी बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो आपकी पीठ पर एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। 1982 में कुछ ऐसा ही हुआ। कोलकाता के एक कथित बेयर कार्टेल ने रिलायंस को पूरी तरह तबाह करने की ठान ली। इस हमले को समझने के लिए आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये एक ऐसी रणनीति है जहां निवेशक ऊंचे दाम पर बेचने के लिए दूसरों से शेयर उधार लेते हैं, बाजार में अचानक माल बेचकर भारी घबराहट पैदा करते हैं, जिससे कीमतें तेजी से गिरती हैं और बाद में जब शेयर बिल्कुल सस्ते हो जाते हैं तो उन्हें वापस खरीदकर भारी मुनाफा जेब में डाल लेते हैं। इसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके कार्टेल ने महज आधे घंटे के अंदर रिलायंस के 3.5 लाख शेयर मार्केट में डंप कर दिए। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 18 मार्च को कार्टेल हमला करता है और शेयर की कीमत 131 रुपए तक गिर जाती है। एक हफ्ते बाद बाजार में पूरी तरह पैनिक फैल जाता है और कीमत 121 रुपए पर आ जाती है। लग रहा था कि रिलायंस आप गया, लेकिन तभी 30 अप्रैल को एक बेहद रहस्यमयी घटना होती है। पश्चिमी एशियाई खरीदारों के एक अज्ञात समूह ने, जिसके पीछे कथित तौर पर खुद अंबानी का ही दिमाग था, बाजार में डंप किए गए उन सारे शेयरों को चुपचाप एब्जॉर्ब कर लिया, खरीद लिया। डिमांड इतनी अचानक बढ़ी कि शेयर की कीमत सीधा 201 रुपए तक उछल गई। जिन शॉर्ट सेलर्स ने रिलायंस को तबाह करने की साजिश रची थी, इस उल्टे दांव से वो खुद पूरी तरह फाइनेंशियली बर्बाद हो गए। मार्केट जीतना एक बात है, लेकिन सिस्टम से लड़ना दूसरी। चलते हैं सेक्शन 5 पर, जंग और बीमारी से बचाव। 1980 के दशक के मध्य में बाजार पर राज करने का मतलब शांति बिल्कुल नहीं था। बिना किसी राजनीति में पड़े अगर हम सिर्फ तथ्यों को देखें तो ये वो दौर था जब रिलायंस भयंकर कॉरपोरेट युद्ध के बीचों बीच फंसा था। बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के साथ उनकी कड़वी दुश्मनी जगजाहिर थी। हालात इतने खराब थे कि रिलायंस के खिलाफ डर्टी डोजन नाम का एक पूरा मीडिया कैंपेन चलाया गया। जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने रिलायंस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े खुलासे छापे। बात यहां तक पहुंच गई कि रिलायंस को 27 करोड़ रुपए के एक्साइज ड्यूटी नोटिस थमा दिए गए और सीबीआई जांच तक बिठा दी गई। ये किसी वॉर जोन से कम नहीं था। इन लगातार कॉरपोरेट और कानूनी लड़ाइयों के भयानक तनाव ने आखिरकार उनके शरीर पर अपना असर दिखा ही दिया। 1986 में उन्हें एक जानलेवा स्ट्रोक आया। उनका दाहिना हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। पूरे देश और कॉरपोरेट जगत में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने मान लिया कि बस ये धीरूभाई युग का अंत है। लेकिन कमाल की बात देखिए, उनका शरीर भले ही कमजोर पड़ गया था, लेकिन उनका वो तेज, रणनीतिक और असीमित महत्वाकांक्षाओं वाला दिमाग पहले की तरह ही 100% काम कर रहा था। वो रुकने वाले नहीं थे। और इसी जज्बे के साथ शुरू होता है हमारा आखिरी पड़ाव, सेक्शन 6, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सपना। बीमारी से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े विजन को हकीकत में बदलने की ठान ली। वो ये तय करना चाहते थे कि रिलायंस को भविष्य में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बाहर वालों पर निर्भर न रहना पड़े।
इसे ही कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब अपनी ही सप्लाई चेन में उल्टी दिशा में जाना और हर कड़ी पर खुद का कब्जा करना। कपड़े बनाने यानी विमल से लेकर उसके लिए ज़रूरी पॉलिएस्टर धागे खुद बनाना, फिर उन धागों के लिए ज़रूरी पेट्रोकेमिकल्स खुद बनाना और अंत में उन केमिकल्स के लिए लगने वाले कच्चे तेल की खुद ही रिफाइनरी लगा लेना। ये एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसने रिलायंस को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन इस महत्वाकांक्षी सफर में प्रकृति ने भी उनकी कड़ी परीक्षा ली। एक भयानक बाढ़ आई और पातालगंगा में उनकी पूरी पेट्रोकेमिकल मशीनरी पानी में डूब गई। ऐसा लगा मानो सालों की मेहनत पर पानी फिर गया हो। लेकिन यहीं पर अंबानी परिवार का वो कभी हार न मानने वाला रवैया सामने आया। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में हजारों वर्कर्स की एक फौज दिन रात जुट गई और जो काम नामुमकिन लग रहा था वो उन्होंने कर दिखाया। महज 30 दिनों के अंदर उन्होंने पूरे डूबे हुए प्लांट को खोला, साफ किया और दोबारा पूरी तरह से चालू कर दिया। और इस पूरी पजल का आखिरी और सबसे बड़ा टुकड़ा था 1999 में बनी जामनगर रिफाइनरी। $6 अरब का ये प्रोजेक्ट एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक था। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल था कि इसके कुल उत्पादन का सिर्फ 25% हिस्सा ही रिलायंस की अपनी सारी आंतरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी था, और बाकी बचा हुआ जो 75% अतिरिक्त उत्पादन था उससे दुनिया भर के बाजारों में बेचकर रिलायंस ने एक ग्लोबल धाक जमा ली। अब इतनी गंभीर कॉर्पोरेट बातों के बीच आपको एक बड़ा ही दिलचस्प और मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। धीरू भाई ने उस सूखी और रेगिस्तानी जामनगर रिफाइनरी के चारों तरफ ठीक 1,02,800 आम के पेड़ लगाए थे। अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास है? खास ये है कि ऐसा करके उन्होंने आधिकारिक तौर पर मुगल सम्राट अकबर के सदियों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिन्होंने कभी 1 लाख पेड़ लगाए थे। ये छोटी सी बात भी ये बताती है कि उनका सोचने का दायरा कितना बड़ा था। वो जो भी करते थे बस सबसे बड़ा करना चाहते थे। अप्रैल 2002 में अपने निधन से कुछ समय पहले उन्होंने आखिरी बार अपने शेयरधारकों को संबोधित किया था, और उस वक्त उन्होंने जो कहा वो सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन का फलसफा था। हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयास और भी बड़े होने चाहिए। ये शब्द आज भी उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक हैं जो बिजनेस की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें क्या सिखाता है? ये हमें एक ऐसे जुआरी का ब्लूप्रिंट दिखाता है जिसने भारत की क्षमता पर एक ऐसा दांव लगाया जो इतिहास बन गया। सोचने वाली बात यह है कि यदि एक दृढ़ निश्चयी क्लर्क भयंकर गरीबी, कॉरपोरेट साजिशों और गिरती सेहत जैसी हर मुमकिन रुकावट को पार करके एक ऐसा साम्राज्य बना सकता है जो हर मिनट 2 करोड़ रुपए कमाता है, तो आज हम इंसानों की महत्वाकांक्षाओं को कौन सी चीज रोक रही है? हमारी अपनी बनाई हुई ये कृत्रिम सीमाएं कितनी खोखली हैं। अगर विजन को पूरी तरह आजाद छोड़ दिया जाए तो इंसान आखिर कहां तक पहुंच सकता है? इसी एक गहरे सवाल के साथ मैं आज आपको सोचने के लिए छोड़ता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।